हाँ जी, तो क्या आपको एक ही वीडियो में केस स्टडी क्वेश्चन चाहिए, उसके साथ-साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना है और ये भी जानना है कि कौन-कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एकदम स्किप नहीं कर सकते हैं, तो मेरे भाई आप सही वीडियो पे आए हैं। बस लास्ट तक वीडियो में टिक जाओ। आप पॉलिटी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं जानते हो, तो हम दे रहे हैं गारंटी कि आपको इतना बढ़िया तैयार कर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मदद से आपको इतना बढ़िया पढ़ा देंगे कि आप एग्जाम में फुल ऑफ द फुल स्कोर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी के एग्जाम में 90% क्वेश्चन रिपीट करता है और एसएसटी के एग्जाम में जो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है उसमें से 18 से लेकर 22 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो के बाद मात्र 40 मिनट, हमको 5 घंटा नहीं चाहिए, हमको 3 घंटा नहीं चाहिए, मात्र हमको 40 मिनट दे दो। 40 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट पॉलिटी कवर करवा देंगे। पूरा कंप्लीट पॉलिटी में जो आपका स्कोर होने वाला है 20 प्लस स्कोर होने वाला है। अब जितना क्वेश्चन पूछेगा सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से देखने को मिलेगा। इस वीडियो में केस स्टडी क्वेश्चन करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए और इसी वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए और ये भी बताएं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन आप एकदम स्किप नहीं कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन का चांस है 90% आने का। तो मेरे भाई ये वीडियो जरूर देखना। लास्ट तक जो बच्चा इस वीडियो में टिक गया, हम दे रहे हैं गारंटी उसका जो स्कोर है एसएसटी में 75 प्लस जरूर करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर। तो चलिए मेरे भाई, अब हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन के ऊपर सबसे प्यारा वर्ड दिख रहा होगा आपको, व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या आपको डेमोक्रेसी दिख रहा है? तो मेरे भाई आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट दिखेगा। देखो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है डेमोक्रेसी, आगे जाओगे यहाँ पे वर्ड दिखेगा डेमोक्रेसी, आगे जाओगे इस क्वेश्चन में दिखेगा डेमोक्रेसी। मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर में? लाल डेमोक्रेसी के ऊपर। जो भी बच्चा हमारा यूपी से होगा, जो भी बच्चा बिहार से होगा, मेरे भाई उसके लिए पॉलिटी एकदम आसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में हर एक घर में पॉलिटिक्स चलता है और हर इंसान अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से कम समझता ही नहीं है। यहाँ पे वी आर द प्राइम मिनिस्टर, मेरे भाई हम लोग प्रधानमंत्री हैं। यहाँ कोई भी चच्चा हो, हमारे चच्चा विधायक हो चाहे हम विधायक हो, दोनों का बात बराबर है। तो उत्तर प्रदेश में और बिहार होने वाले लोगों का, बिहार होने वाले स्टूडेंट्स का एक ही सब्जेक्ट सबसे प्यारा होता है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई? पॉलिटिक्स कहते हैं। आप सुने भी होंगे कि सेंटर में गवर्नमेंट किसका होगा, वो डिसाइड कौन करता है मेरे भाई? तो उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, ये दोनों स्टेट डिसाइड करता है कि सेंटर में मोदी जी राज करेंगे या फिर किसी और पार्टी राज करेगा। बोलिए समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे मेरे भाई? तो अब शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है मेरे भाई पॉलिटी। और पॉलिटी में इस जो हमारा लेक्चर पॉलिटी में 90% क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है? डेमोक्रेसी से है। और इधर लिख के दे रहे हैं कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहाँ से मेरे भाई? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये वही बात हो गया कि मेरा मयान नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, बहुत सोच समझ के खोना मुझको क्योंकि मैं दोबारा नहीं मिलता। बोलिए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कितना प्यारा क्वेश्चन से कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको लिए लिख के लाए हैं कि आप बताओ मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो हो सकता है इस बार पेपर है हमारा इजी आए, साइंस को देखते हुए हम कह सकते हैं पेपर हमारा इजी आने वाला है, मगर जैसे ही आप याद करते हैं मैथ का वो सपना जो अधूरा रह गया मैथ में 80 आउट ऑफ 80 लाने का, वो सपना जैसे ही आप एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं तो आपको डर लगता है कि क्या पता पेपर टफ आ जाए, एसएसटी का पेपर यूपीएससी लेवल का आ जाए। तो फिर सारे टीचर सारे लोग करने लगेंगे अरे मेरे लाल ये तो सीबीएसई नहीं रहा, सीबीएसई अब तो यूपीएससी हो गया है, तो सीबीएसई यूपीएससी ना हो। उसके लिए मेरे भाई सारा क्वेश्चन को एक बार देख लो, हम देने गारंटी कि जो भी बच्चा पूरा लेक्चर को देख लिया उसका जो स्कोर है एसएसटी में वो 70 प्लस जरूर रहेगा। पेपर चाहे टफ है, पेपर चाहे आसान है। टीचर का काम क्या मेरे भाई? टीचर का काम ही यही है कि पेपर टफ है तो भी लड़का लोग आसान लगे, पेपर आसान है तो भी लड़का लोग खुश रहे। देखो पहला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप बस स्माइल करो। आपके लिए बस एक ही काम है मेरे भाई, अगर आप ये प्यारा सा स्माइल प्यारा सा स्माइल प्यारा सा स्माइल देते रहो, जो सैडनेस है सैडनेस को खत्म करो और थोड़ा सा और प्यारा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम आंसर यहाँ पे लिख के लेके आ गए हैं। देखो आंसर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है भाई? माफ करना, सॉरी। डेमोक्रेसी क्या है? तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सिस्टम है। किसका मतलब? गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच पॉलिटिकल पावर रेस्ट विद द पीपल। पीपल पीपल याद रखना मेरे लाल, याद रखना मेरे भाई। जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं नींद से जागो, याद रखो पीपल पीपल पीपल। डेमोक्रेसी किस लीड होता है मेरे भाई? पीपल से लीड होता है। डेमोक्रेसी में वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर सोनिमोलनी रिजॉल्व। हम लोग मालिक हैं, यानी जो पीपल हैं वो डिसाइड करते हैं कि सरकार किसका होगा। सरकार नहीं डिसाइड करता है कि पीपल कौन होंगे। इसका दोनों में फर्क समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? दोनों में कहने का, दोनों का भाव हमारा अलग अलग है, भले सेंटेंस सेम हो। हम लोग डिसाइड करते हैं कि सरकार किसका होगा, सरकार डिसाइड नहीं करता है कि पीपल कैसे होंगे, पीपल क्या करेंगे। बोलो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? जो भी पॉलिसी बनेगा हमारे लिए बनना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वी ऑल फॉलो द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बोलिए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं?
Citizen either directly participate in the decision making or elect representative to the govern on their behalf. Representative मतलब क्या होता है भाई, विधायक विधायक विधायक। हम लोग अपने चच्चा को विधायक बनाते हैं, तभी तो हमारा चच्चा है हमारे बात को पार्लियामेंट में रखते हैं। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपका भाव पूरा क्लियर है? यानी हम लोग जो पीपल हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के अपने पार्लियामेंट में भेज सकते हैं अपने बात को रखने के लिए। यानी हमारा सरकार जो गवर्नमेंट है किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई? गवर्नमेंट डिपेंड ऑन पीपल पीपल पीपल। बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? याद रखना पीपल, याद रखना वर्ड पीपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा को क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हो और इजिली हर एक क्वेश्चन का अपने अनुसार अपने भाषा में आप आंसर लिख सकते हैं। बोलिए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने कहता है कि सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू रिमूव द जेंडर इनइक्वालिटी। जो भी गर्ल्स होंगी उसके लिए भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे खत्म करें। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। आंसर है इक्वल एजुकेशन। इक्वल एजुकेशन, आपको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इक्वल एजुकेशन देना पड़ेगा। इक्वल पे इक्वल पे इक्वल पे, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, दोनों को जो एज है वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी अगर मेंस क्रिकेट टीम को मिल रहा है 60 लाख रुपया तो वुमेन्स को भी मिलना चाहिए 60 लाख रुपए। वो लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आईपीएल में खर्चा हो रहा है 600 करोड़ तो मेरे भाई डब्ल्यूपीएल में भी खर्चा होना चाहिए 600 करोड़। तब कह सकते हैं वुमेन्स एंड मेंस आर इक्वल, एंड तब कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी हमारा खत्म हो सकता है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? लीगल प्रोटेक्शन। स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट आर इसेंशियल। देखो मेरे भाई, अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, अगर आपके अंदर सिटीजनशिप है, अगर आपके अंदर मोरलिटी है, तो आप इस बात पे पूरा, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इस बात से एकदम सहमत होंगे कि जो भी हमारे इलीगल काम है, जो भी इलीगल काम है, जो भी हरासमेंट वाला काम है, इसके ऊपर तो एकदम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि जो भी हमारा ये सब काम करने वाले लोग हैं वो देख के डरे, या फिर जो भी मन में ये विचार उठ रहा है तो भैया एक विचार ही खत्म कर दो। देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे भाई? रिप्रेजेंटेशन। वुमेन शुड बी इंक्लूड इन द लीडरशिप। लीडरशिप स्मृति ईरानी जैसी नेता को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरे भाई जो जितना वुमेन्स लीडरशिप में काम करेंगी उतना हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? जेंडर इनइक्वालिटी खत्म कर सकते हैं। बोलिए समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? वो बात अलग है कि पहले लोग क्या बोलते हैं बाद में क्या बोलने लगते हैं, वो अपने अनुसार चेंज हो जाते हैं, उसका बात अलग है चेंज होने का। लेकिन हमको क्या करना चाहिए मेरे भाई? पढ़ी लिखी लड़कियों को आगे बढ़ाओ, जो भी हमारा वुमेन्स है उनको लीडरशिप में भेजो। भैया मेन सब तो रो रहा होगा, बगल में बैठ के लड़का रो रहा है, अरे भैया हमारे साथ फिर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? हम तो अपने चाचा विधायक बनाते हैं ताकि अपना रौला जमा रहे, अपना रौला मचता रहे, और आप बोल रहे हैं कि नहीं चाचा नहीं वुमेन्स को भेजो, तो फिर मेरा रौला कैसे जमेगा? मेरे भाई सब सीट सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं होता। अभी भी देखिए पार्लियामेंट 90% सीट्स पे मेन है बैठे हुए हैं, मात्र 10%, 2%, 3% वुमेन्स हैं। तो मेरे भाई सारा पार्लियामेंट में जितना मेंबर्स है, सारा जो हमारे मेंबर्स हैं वुमेन्स नहीं हो सकती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वुमेन्स को इंक्लूड कीजिए लीडरशिप में, ताकि जो हमारा जेंडर इनइक्वालिटी है वो हमारा खत्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिर से अगर डेमोक्रेसी, क्या लिखा हुआ है भाई? इस बार क्वेश्चन चेंज है। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन दे रहे हैं गारंटी कि इस बार एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। 90% चांस है कि इस बार कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो डेमोक्रेसी है एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो डेमोक्रेसी है वो सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। आप इसको आंसर दीजिए, अपने सपोर्ट में आंसर लिखिए। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी कैन एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट ऑल ग्रुप फेयरली। डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई? इक्वल राइट, इक्वल राइट। अमिताभ बच्चन हो या फिर कोई रिक्शा चलाने वाला नागरिक हो, सबके लिए इक्वल लो होगा, सबके लिए एक समान देखा जाएगा। अगर बजट पेश कर रहा है, अगर गवर्नमेंट बजट लेके आ रहा है, तो बजट में सबके लिए एक समान हक होना चाहिए, सबके लिए एक बराबर का बात होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी हर एक चीज खत्म कर सकता है। डेमोक्रेसी जो हमारा सोशल इकोनॉमिक है या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम दोनों को खत्म कर सकता है। बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? देखो बहुत सारे लड़के हमसे मैसेज, मतलब मेरे पास 5 से 6 मैसेज ऐसा था जिसमें लड़का बोल रहा था कि भैया जब तक केमिस्ट्री का लेक्चर है, जो केमिस्ट्री का आपने वीडियो बनाया था 30 मिनट के अंदर, उसी 30 मिनट से 17 नंबर का क्वेश्चन आया है, फिर भी आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं कि मेरे एग्जाम से, मेरे पढ़ाई से ये लड़ा। हम बोले कि ना मेरे भाई रुको, अभी थोड़ा देर रुको। जैसे ही थोड़ा देर रुकोगे, जैसे ही सारा एग्जाम खत्म होता है मेरे भाई, तो हम लास्ट में वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मेरे भाई अगर आपके पास छोटा छोटा प्यारा प्यारा आंख
आंख है, तो इस आंख से आप देखिए कि सारे लोग 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाता है और गोलू भैया मात्र 30 मिनट पढ़ाते हैं, और इसी 30 मिनट में से 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट लड़ जाता है, एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे भाई। तो ये बहुत बड़ा बात है, अगर समझने वाला समझे तब। अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको हम बुरे लग रहे हैं, तो मेरे भाई वो तो बात ही अलग है। ओ तो फिर आप डेमोक्रेसी का बात ही नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिड्यूस इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी देखो, जाहिर सी बात है कि सोशल में अगर बात करें समाज में, तो सोशल में हमारा किसी अगर सबको एक बराबर हक कैसे मिलेगा। तो भैया अगर हम इनइक्वलिटी जो लोगों के मन में जो विचार बैठ गया है कि हम तुम्हारे बराबर नहीं है, तो हमसे नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठो, तुम हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हो, तो अगर उस इनइक्वलिटी को खत्म कर दिया है, तब कह सकते हैं कि मेरे भाई डेमोक्रेसी सोशल और इकोनॉमिक को हमारा डेवलप कर सकता है, जो हमारा प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी कहता है कि अगर वोट देने जा रहे हो, अगर वोट देने जा रहे हो तो लाइन में लगो, लाइन में खड़ा हो, फिर चाहे आपके पास 50 करोड़ रुपया हो, या फिर आपके पास 5 लाख रुपया हो, या फिर आपके पास 500 रुपया हो। डेमोक्रेसी में कोई नहीं देखा जाता है, तीनों लोग लाइन में ऐसे खड़ा रहेंगे और अपने बारी का इंतजार करेंगे। इसी को कहते हैं भाई इनइक्वलिटी को खत्म करना। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन कहता है लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। टू द पीपल याद रखना, जहां वर्ड दिखे डेमोक्रेसी, आपको तो एग्जाम में लिख के आना है टू द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है प्रजातंत्र, मतलब कि भैया पीपल के लिए, पीपल जो चाहेगा नियम वैसा बनेगा। अगर आपने पीपल के लिए नियम नहीं बनाया, तो फिर अगर आप यूजीसी लेके आएंगे तो भैया आंदोलन होगा, रोड पे लोग दिखेंगे, आपका विरोध किया जाएगा। बिकॉज वी आर द मालिक, भैया हम लोग मालिक हैं, और मालिक डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट पार्ट लाइन कहता है कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिसोल्व पीसफुली थ्रू डायलॉग। हम क्या करेंगे भैया, डायलॉग लेकर आके हम लोग सोशल और इकोनॉमिक में भैया बैलेंस बनाएंगे, नीच और ऊपर कास्ट के लोगों में बैलेंस बनाने का काम करेंगे। वो लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उसके बाद डेवलपमेंट इज द पीपल ओरिएंटेड। डेमोक्रेसी में क्या होता है मेरे भाई, पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, पीपल ओरिएंटेड बिल्स पास होते हैं, पीपल ओरिएंटेड हमारा बजट पास होता है, ताकि जो लोगों का इकोनॉमिक्स है वो डेवलप हो सके, जो लोगों के सोशल हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सोशल माइंड बना हुआ है, ऊपर नीच और ऊंचा सबका खत्म हो सके। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इस तरीका से कर सकते हैं जो डेमोक्रेसी है कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही देखते हैं तो आपके पास लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन्स एनी 5 वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का 5 वैल्यू बताओ, डेमोक्रेसी का यूज बताओ, डेमोक्रेसी हमारा क्यों अच्छा है, कैसे क्यों अच्छा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। देखो तो पहला हमारा क्या है मेरे भाई, तो पहला इक्वालिटी। इक्वालिटी अभी बात किए हैं, अभी पिछले वीडियो में पिछले हमारा क्वेश्चन बात किए हैं कि जो इट रिड्यूस इनइक्वालिटी। एंड डेमोक्रेसी किसका बात करता है मेरे भाई, डेमोक्रेसी बात करता है इक्विलिटी का। एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और will enjoy equal rights and opportunity। यानी अगर एक हमारे इंसान है, एक स्टूडेंट के पिता के पास 5 करोड़ रुपया है और एक स्टूडेंट के पिता के पास 500 रुपया है, दोनों स्टूडेंट अगर बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो दोनों के लिए एक बराबर क्वेश्चंस होंगे, दोनों के लिए एक बराबर आंसर होंगे, और दोनों का कॉपी एक समान तरीका से चेक किया जाएगा, बिना ये देखे हुए कि भैया कौन रिच है और कौन पुअर है। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। क्या मेरा लाइन दिमाग में गए हो कि नहीं गए हो, बताइएगा। नेक्स्ट लाइन कहता है जस्टिस 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 जस्टिस। अगर रेप करने वाला अगर कोई रिच आदमी है, तब भी उसको फांसी होना ही होना है। हो सकता है कि फांसी में लेट हो सकता है कि उसका जो वकील है, वकील उसको बचा सकता है, मगर ज्यादा दिन तक नहीं बचाएगा। एट द एंड, इन द एंड लाइफ इज हैप्पी, एंड हैप्पी एंडिंग के लिए अगर आपने रेप किया है मेरे भाई, तो आपको तो फांसी होना ही होना है। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी उसके बाद दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, सिटीजन कैन फ्रीली एक्सप्रेस ओपिनियंस, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अभी जिस आया था, बहुत सारे लोग रोड पे निकले थे, यानी जो पीपल्स हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन ओपन डायलॉग, और जो गवर्नमेंट के साथ डिबेट भी करने के लिए डेमोक्रेसी में अलाउ है। उसके बाद आता है मेरे भाई फोर्थ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट आर एंसरेबल टू द पीपल थ्रू इलेक्शंस एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। बोल रहा है मेरे भाई कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बताएगा पीपल को कि हमने आपका पैसा कहाँ खर्चा किया। कब बताएगा मेरे भाई, जब चुनाव आएगा। जैसे ही चुनाव आएगा तो सारे सरकार के जो हमारे विधायक हैं, जो भी एमएलए है, जो भी एमपी है, सारे भागेंगे कहाँ, पीपल की तरफ भागेंगे। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे कि हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए इतना काम किए हैं, हम आपके लिए सड़क अच्छा किए, हम आपके लिए एजुकेशन फ्री लेके आए हैं, हम आपके लिए काम किए हैं, ये काम नहीं किए हैं।
सारे लोग एक लाइन से खड़ा हो जाएंगे और वोट मांगे किससे? पीपल से। तब पीपल उनसे पूछ सकता है कि आप बताइए कि जो हम आपको 5 साल दिए हुए थे, इस 5 ईयर में आपने हमारे लिए क्या किया? वो बात अलग है कि भैया कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। क्यों? इन सबको लगता है कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम तो देशद्रोही हो जाएंगे। वो बात तो अलग है मेरे भाई, वो आपका थॉट डिपेंड करता है। मगर डेमोक्रेसी आपको पूरा अधिकार देता है। यू कैन क्वेश्चन किससे मेरे भाई? गवर्नमेंट से। किससे? एमएलए से। किससे? एमपी से। क्योंकि भैया वी डिसाइड यू आर एमएलए और नॉट। हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप एमएलए बनेंगे या फिर एमएलए नहीं बनेंगे। बिकॉज जब तक आप एमएलए हैं यू हैव अ राइट्स, मगर अगर आप एमएलए नहीं है यू डोंट हैव एनी राइट्स ऑफ गवर्नमेंट। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? वो बात अलग है कि आप 10 साल में कितना लूट पाट के क्या मचा दे, वो तो भैया बात अलग है। अब कोई लूटने पे जाए उसका तो बात अलग है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहने देंगे, विधायक आपको नहीं रहने देंगे। हम डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ विधायक होंगे। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद है एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट्स कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, डेमोक्रेसी में दोनों एक बराबर हैं। डेमोक्रेसी की जो हमारा बजट है, बजट में दोनों एक समान है। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रोमोटिंग हार्मोनी इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी का काम क्या है मेरे भाई? कि जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी में एक बैलेंस बना हो, सोसाइटी में सभी लोग खुश हों, सब एक खुशी के साथ हमारा लाइफ स्पेंड कर सकें। क्योंकि इन द एंड एवरीवन वांट्स टू द हैप्पी एंडिंग। लास्ट में सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है। तो डेमोक्रेसी ये सोचता है, डेमोक्रेसी का काम है ये कि वो कोशिश करे कि लास्ट में सबको हैप्पी एंडिंग मिल सके। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। हम चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है एनालाइज द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स। आपने सुना होगा कल के लेक्चर में हमने बात किया था नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हमने बात किया था क्या मेरे भाई? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट। उसका बात किया था मेरे भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये पूछ रहा है कि अलग अलग मूवमेंट का, स्ट्रगल्स का हमारा डेमोक्रेसी में क्या रोल है, डेमोक्रेसी में क्या चेंजेस आया मेरे भाई ये जो स्ट्रगल से। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था, ठीक बताया था, किस तरीके से याद करें कि चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था और इस हत्याकांड में क्या हुआ था। इसको याद करने का हम बहुत ही प्यारा को ट्रिक बताते हैं। उम्मीद करता हूं ट्रिक याद होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि चोरी चौरा हत्याकांड हमारा कब हुआ था। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखो इनसे लिखा हुआ है कि रोल ऑफ द पॉपुलर स्ट्रगल। पॉपुलर स्ट्रगल क्या रोल था? तो वॉइस ऑफ पीपल, दे रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, इंश्योरिंग दैट गवर्नेंस रिफ्लेक्ट्स पब्लिक नीड्स। आपने देखा होगा कि जो भी हमारा वॉइस ऑफ पीपल था उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। पीटर से फंडामेंटल राइट्स मांगे जा रहे थे कि हमको फंडामेंटल राइट्स दीजिए, हमको बोलने का अधिकार दीजिए। क्योंकि अगर हमको बोलने का अधिकार मिलेगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि बजट में हमारे लिए बजट पेश हुआ है कि बजट हमारे लिए पेश नहीं हुआ। क्या पता अगर हमको बोलने का अधिकार छीन लिया जाए और कल के दिन ऐसा देखने को मिले कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है सारी गवर्नमेंट काम कर रही है किसके लिए मेरे भाई? तो अरिस्टोक्रेसी के लिए काम कर रही है। जो भी अमीर इंसान है उसके लिए हमारा सरकार काम करने लगी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे बोलेंगे कि भैया ये हमारे लिए काम करो? तो अगर हमको मेरे पास फंडामेंटल राइट्स होगा, अगर हमारे पास बोलने का अधिकार होगा, तो मेरे भाई फंडामेंटल राइट्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि गवर्नमेंट किसका बनेगा और गवर्नमेंट से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि बजट बताओ, बजट हमारे लिए कितना है, बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या क्या है। नेक्स्ट कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स, मेनी डेमोक्रेटिक राइट्स लाइक लेबर राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सिविल लिबर्टी वेयर अचीव थ्रू द पॉपुलर मूवमेंट। आपको बताया होगा लेबर राइट। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हम अपने पढ़ा था जो हमारा स्ट्रगल था, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल्स या फिर इंडिपेंडेंट नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने बात किया था किसका मेरे भाई? चौरी चौरा हत्याकांड का। हमने बात किया ट्राइबल्स मूवमेंट का। तो उसी मूवमेंट से हमारे मोटिवेट होके जो हमारा डेमोक्रेटिक है उस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लेबर के राइट बनाया गया है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के राइट बनाया गया है, सिविल लिबर्टी लेके आया गया है। बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद चेक ऑन पावर्स, स्ट्रगल चैलेंज द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी एंड फोर्स गवर्नमेंट टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अगर आप इंडिया में पढ़ेंगे तो इंडिया में आपने पढ़ा भी होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट के आगे हर एक इंसान हमारा कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे विधायक हो या फिर चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी हमारा, सभी सुप्रीम कोर्ट से नीचे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ आप जा सकते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, यानी अगेंस्ट द गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मेरे भाई चेक एंड बैलेंस, यानी पावर को बैलेंस करके रखना ताकि कोई भी हमारा गवर्नमेंट पावर का मिसयूज
नहीं कर सके। नहीं तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो जितने अमीर ज्यादा लोग हैं, जितने भी अमीर लोग इंडिया में हैं, उनके लिए काम करने लग जाए। मेरे भाई, डेमोक्रेसी में हर एक बंदा इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। बोलो समझेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद है कि डीपिंग डेमोक्रेसी, दे मेक डेमोक्रेसी मोर participatory by the involving citizen beyond just voting. Peacefully changes, popular struggles provide non-violent means to bring reforms, strengthening democratic values. हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। आप देखे होंगे इंडिया में एक कांग्रेस है, इंडिया में आम आदमी पार्टी है, इंडिया में बीजेपी है, बहुत सारे पार्टी इंडिया में काम करती है। उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो आपको अलग दिखेगा, बिहार में जाओ जेडीयू देखने को मिलेगा। यानी हम क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। यानी कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी उनका क्या रोल है, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उनका क्या नियम है, क्या रोल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, यानी दे रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड एक्ट अ लिंक बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। यानी जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोगों के इंटरेस्ट का बात करता है। देखो यहाँ पे भी आ गया मेरे भाई पीपल, 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 यानी जो भी डेमोक्रेसी होगा सारा डिपेंड करेगा मेरे भाई पीपल के ऊपर। यानी बोल रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पीपल के इंटरेस्ट का बात करता है, सिटीजन में और गवर्नमेंट में लिंक बनाने का काम करता है मेरे भाई। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म गवर्नमेंट इंश्योरिंग ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप। देखो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में बहुत बार आपको इस दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, अगर आप एक एजुकेटेड नागरिक हैं, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नियम बनाया गया है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों नियम है कि कोई गवर्नमेंट हमारा कोई भी सरकार है 5 साल काम करेगी और 5 साल बाद हमारा चुनाव होगा, यानी वोट होगा। देखो वोट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी गवर्नमेंट हमारा अभी सत्ता में है, जैसे मान लो बीजेपी है अभी सत्ता में, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी हमारा अच्छा काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे आप आपके लिए इसके खिलाफ एक और पार्टी है जिसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस। आप कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी को वोट, सामान्य किसी आप अलग पार्टी को वोट दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जो भी हमारा बीजेपी है, जो भी हमारे बीजेपी के लोग हैं, जो भी मेंबर्स बीजेपी हैं, तो क्या करेंगे भाई, वो काम करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हमको वोट लेने जाना है, और जैसे ही वोट लेने जाएंगे तो हमको मुद्दा चाहिए, हमको लोगों को बताने को चाहिए ना। हम लोगों से कहेंगे ना कि भैया हम आपके लिए काम किए तो हमको वोट दो, वरना हमको वोट नहीं दो। हम क्या करेंगे, जो भी बीजेपी के मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे मेरे भाई, उनको जाना है लास्ट में पीपल के पास, क्योंकि 5 साल बाद तो पीपल दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और पीपल के पास वो बताना पड़ेगा कि आपने काम किया। तो क्या करेंगे भाई, वो पीपल खुश करने के लिए वो डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट किसके लिए करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे पीपल के लिए, क्योंकि आपको जाना है पीपल के पास ही, जिसके पास हमको वोट लेने जाना है, हम उसी को तो काम करेंगे। देखो अगर हम जो वोट देने का अधिकार है सिर्फ अमीर लोग को मिला होता तो सारा गवर्नमेंट अमीर के लिए काम कर रहा होता, लेकिन इंडिया में क्या है कि वोट देने का अधिकार पीपल को, मतलब जो वहां गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको मिला हुआ, मिडिल क्लास को मिला हुआ है। इससे क्या फायदा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है, उसका ज्यादा चांस किसके लिए है, तो बीजेपी का हमारा ज्यादा प्रायोरिटी किसके लिए मेरे भाई, तो बीजेपी के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है मिडिल क्लास, बीजेपी को ज्यादा प्रायोरिटी है मेरे भाई पुअर पीपल। यानी बीजेपी का ये पूरा दायित्व बनता है जो मिडिल क्लास है उसके लिए बजट लेके आया है, जो पुअर पीपल उसके लिए बजट लेके आया है। क्योंकि 5 साल बाद बीजेपी को दोबारा वोट मांगना होगा, दोबारा जाना पड़ेगा पीपल के पास। ये इसीलिए हमारा जो इंडिया उसमें वोटिंग सिस्टम लेके आया गया है। वोटिंग सिस्टम क्या करता है मेरे भाई, आपका जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को इंक्रीज करता है। जो भी सरकार आपके लिए काम जरूर करेगी, काम नहीं करेगी तो आपके पास अधिकार है, अपना सरकार चेंज कर सकते हैं, अपना सरकार चूज कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। उसमें पूरा गवर्नमेंट को फ्रीडम देती है, सरकार चुनने के लिए आपको पूरा फ्रीडम मिला हुआ। आपका मन नहीं है तो हम वोट नहीं दे सकते हैं, मन तो भैया वोट दो, जिसको मन उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए आपको कोई सरकार कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगी, कभी भी आपको बीजेपी फोर्स करते हुए नजर नहीं आएगी कि आप हमको जबरदस्ती सपोर्ट करो। कभी भी कांग्रेस आपको मतलब ये फोर्स नहीं करेगा कि आप कांग्रेस सपोर्ट करो। आपके पास पूरा अधिकार है। अगर आप बीजेपी को लगता है कि बीजेपी हमारा अच्छा काम है तो बीजेपी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को लग रहा है तो मेरे भाई आप कांग्रेस के लिए इंतजार करो, कांग्रेस का सोचो कि किस तरीके से कांग्रेस हमारी सरकार में आए, किस तरीके कांग्रेस सत्ता में आए। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास अधिकार है, पीपल के पास डेमोक्रेसी में पूरा अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकती है। देखो अगर कोई गवर्नमेंट जो कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल, अगर 40 साल तक सेम गवर्नमेंट काम करेगी तो हम दे रहे हैं गारंटी, कभी भी वो आपके ग्रोथ के लिए काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भैया उसको लगता है कि हमारे पास पूरा अधिकार है, हम चाहेंगे जो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल बाद जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होने लगेगा, 5 साल बाद हमारे
पलटी होना शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो जो भी हमारा 5 साल के सत्ता में आएगा वो काम करेगा, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो भैया अगला साल फिर से खत्म कहानी। इसलिए कहा जाता है कि वोटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, किसके लिए मेरे भाई? ग्रोथ के लिए। वोटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। जो हमारे वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है किसी भी कल्चर को डेवलप करने के लिए, किसी भी हमारा कंट्री को डेवलप करने के लिए। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री आज आपको डेवलप करते हुए नजर आएंगे। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपके माइंड में ये सारा चीज क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि 5 साल बाद हमारा चुनाव होता है मेरे भाई। चुनाव किसके लिए होगा? पीपल के द्वारा होगा। पीपल ही चूज करेंगे, तो आपको पीपल के लिए काम जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा जरूरी है चेंज है। चेंज होना डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। उम्मीद करते हैं आप ये बात पूरा समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट लाइन कहता है पॉलिसी मेकिंग। जो हमारे पार्टी जो होते हैं पॉलिसी मेकिंग काम करते हैं। दे फ्रेम पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिफ्लेक्टिंग पब्लिक नीड्स एंड एस्पिरेशन। उसके बाद है अपोजिशन रोल। अपोजिशन का क्या रोल है? तो पार्टी इज नॉट इन पावर, होल्ड द रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल एंड प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी। देखो जो भी हमारा अपोजिशन है, जो भी अपोजिशन पार्टी है, वो क्या करता है मेरे भाई? गवर्नमेंट पावर का मिस यूज ना कर दे। क्योंकि किसी को अगर आप पावर देते हैं, किसी को मान लो कोई हमारा आदमी है, ठीक है, कोई एक मैन है हमारा, इस मैन को आप 500 करोड़ देते हो, तो अगर उसको छूट दे दोगे तो 500 करोड़ में से हो सकता है कि 250 करोड़ का मिस यूज कर दे, 250 करोड़ का वो यूज अच्छा से नहीं कर पाए। तो ओपोजिशन क्या करता है? उसका टांग पकड़ के रखता है कि ना मेरे भाई, ना मेरे, ये भी 250 करोड़ किसके लिए खर्चा करो? पीपल के लिए खर्चा करो, वरना सत्ता हमको दो, हम खर्चा करेंगे ये 250 करोड़। इससे क्या होगा मेरे भाई कि जो भी मिसयूज ऑफ पावर है वो हमारा खत्म हो जाएगा, पावर का सही तरीका से यूज किया जाएगा, ताकि जो हमारा कंट्री है, देखो इन द लास्ट, इन द एंड सबको हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो हैप्पी एंडिंग कैसे होगा मेरे भाई? अगर हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा, अगर इंडिया दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा, तभी कह सकते हैं कि इंडिया इज ग्रोथिंग, इंडिया हमारा ग्रोथ कर रहा है। मगर अगर आपको जहां मिसयूज करता हुआ नजर आएगा तो इंडिया कैसे ग्रोथ करेगा? इसलिए क्या करना है भाई? रूलिंग पार्टी बने हुए हैं। रूलिंग पार्टी क्या करता है मेरे भाई? जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को हमारा कंट्रोल करता है। उसका पॉलिटिकल एजुकेशन, दे स्प्रेड अवेयरनेस, इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में राहुल गांधी जी क्या किए थे मेरे भाई? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेके सबको दिखा रहे थे, क्यों? याद दिला रहे थे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ। यानी क्या कर रहे हैं भाई? वो लोगों के बीच एजुकेशन फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच पॉलिटिकल एजुकेशन का जो हमारा इंक्रीजमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन को बढ़ाना, अवेयरनेस को बढ़ाना। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कहता है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है? तो इसका आंसर तो हमको लगता है अभी आपको हम बता दिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों करता है। फिर भी अगर डाउट हो, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, आप आराम से इजिली पढ़ सकते हैं, इजिली आप यहाँ से चीजों को देख सकते हैं। वही चीज है कि सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, फेडरल स्ट्रक्चर, लार्ज पॉपुलेशन, हिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारा चेक्स एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। देखो पावर शेयरिंग क्या करता है मेरे भाई? फिर से वही क्या करता है? सोसाइटी को स्ट्रेंथ देता है, सोसाइटी को मजबूत करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर among the different groups, it reduce the chances of one group dominating other। देखो अगर किसी, अभी बोले हम, अगर कोई एक पार्टी को दे दोगे सारा अधिकार, अगर कोई एक पार्टी हमारा सारा अधिकार ले लेगी, तो हो सकता है कि उसका मिसयूज करे, हो सकता है कि दूसरे को जेल फेसने लगे, हो सकता है कि दूसरे को ईडी का छापा मारने लगे, हो सकता है कि जो पावर उसको मिल गया उस पावर का मिसयूज कर ले। लेकिन जैसे ही पावर हमारा बटा रहेगा, जैसे ही हमारा रूलिंग अपोजिशन हमारा स्ट्रांग होगा, तो उसको रोकिएगा, उसको स्टॉप करेगा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मेरे भाई किसी भी एक आदमी के पास पावर नहीं होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए, पावर बटे रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है? हमारा स्ट्रेंथ यूनिटी। जो भी हमारा पावर शेयरिंग है, यूनिटी को बैलेंस करके रखता है, यूनिटी को बना के रखता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी मे सीम इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट वीकेंस नेशनल यूनिटी। अगर हम अपने आपस में, अगर आपस में भाईचारा होगा, अगर आपस में भाईचारा होगा, तो मेरे भाई पूरा नेशन में भाईचारा होगा। क्योंकि नेशन बनता है किससे मेरे भाई? पीपल से बनता है। नेशन के अंदर रहने वाले पीपल डिसाइड करते हैं मेरे भाई कि नेशन में यूनिटी रहेगा, नेशन यूनिटी नहीं रहेगा। नहीं, अगर हम आपस में लड़ेंगे तब बताओ क्या कोई भी देश कहेगा कि इंडिया में यूनिटी है? अगर हम आपस में लड़ते रह गए तो क्या कहीं पॉसिबल है कि कह सकते हैं कि इंडिया में यूनिटी है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारा देश आज के डेट में देख रहा है कि कौन से कंट्री में क्या हो रहा है। यानी इंटरनल अफेयर्स
डिसाइड एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर आप हमारा पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटी, तो वर्ल्ड पॉलिटी में कहा जाता है कि जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होगा। ये बात आपको आगे जाके बहुत बाद में समझ में आएगा। अगर आपने अभी समझ गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट लाइन है कि अपहोल्ड्स democratic spirit in democracy is the based on the participation sharing power with those affected by decision makes governance more just and representative। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो हमारा पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को पकड़ के रखता है। डेमोक्रेटिक जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको पकड़ के रखता है। उसके बाद प्रमोट स्टेबिलिटी, यानी व्हेन पीपल बिलीव्स देयर वॉइसेस आर हर्ड दे ट्रस्ट द सिस्टम मोर। यानी अगर आपको लगेगा कि अगर हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में हमारा बात प्रिंसिपल मान रहा है, प्रिंसिपल सुन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रिंसिपल में और स्टूडेंट में एक स्टेबिलिटी बना रहेगा, एक स्टेबिलिटी हमारा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हमको तो ये नियम चाहिए, सैटरडे को गेम होना चाहिए, और प्रिंसिपल बोल रहा है कि ना मेरे भाई सैटरडे को गेम नहीं होगा, तो बताओ क्या स्टूडेंट प्रिंसिपल में स्टेबिलिटी रहेगा? नहीं रहेगा। सामने से कुछ भी कहे मन में तो 3-4 गाली जरूर देते हैं स्टूडेंट। यानी क्या करता है मेरे भाई, अगर बड़े लोग बैठे हुए पोस्ट पे जो लोग हैं अगर हमारे बात को सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनता है, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बनता है। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो हमारे देश में वायलेंस बढ़ेगा, और वायलेंस बढ़ेगा तो वायलेंस डिपेंड ऑन, वायलेंस क्या करता है मेरे भाई, एक्सटर्नल अफेयर्स को अफेक्ट करता है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है इंकरेज बेटर पॉलिसी। क्या करता है मेरे भाई, जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिसी को और बढ़िया से इंकरेज करता है। यानी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लीड टू द बैलेंस डिसीजंस, प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ द ऑथोरिटी एंड इंश्योरिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट डाइवर्स नीड। बोलिए समझ रहे कि नहीं? अरे समझ लो कि ना समझ लो, जो भी बिहार से होगा, जो भी उत्तर प्रदेश से होगा भैया, उसके लिए पॉलिटिक्स एकदम क्या बताए, पॉलिटिक्स से बढ़िया सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि भैया बिहार में हर घर में पॉलिटिक्स चलता है, हर घर में पॉलिटिक्स अपना अलग अलग पॉलिटिक्स होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भैया लिख के ले लो, लिख के ले लो, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन कहता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट से क्यों अच्छा है? क्योंकि भैया डेमोक्रेसी में हमको मिलता है इक्विटी टू राइट्स, राइट्स राइट, हमको अपना अधिकार मिलता है, हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। यानी हम किसी भी रिलीजन के हो, किसी जेंडर के हो, किसी भी वेल्थ के हो, भैया किसी कास्ट के हो, हमारे लिए एक बराबर राइट्स है, हमारे लिए एक बराबर नियम है। पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं भैया लॉ मेकिंग में। कोई नियम बन रहा है तो सबसे पहले नियम किसके लिए बनता है मेरे भाई, आदमी के लिए बनता है, पीपल के लिए बनता है। अगर पीपल को मंजूर नहीं है तो तुरंत झंडा उठा के निकल सकता है बाहर और अपोज कर सकता है गवर्नमेंट को। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट आंसरेबल होगा पीपल के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, हमारे फ्रीडम का प्रोटेक्शन होगा। बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी काम होगा हमारे डेवलपमेंट के लिए काम होगा। क्योंकि भैया डेमोक्रेसी में एक होता है पार्टी जो कि रूल करता है, तो एक होता है अपोजिशन पार्टी जो क्या करता है, इसका टांग पकड़ के रखता है। उसके बाद पीसफुल सोसाइटी, सोसाइटी में क्या करता है, पीसफुल लाने का काम डेमोक्रेसी करता है। ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन। ओ हो कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरा, जागो जागो जागो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इजियर मैथ में ही मिलेगा, इतना प्यारा आंसर आपको इजियर मैथ में मिलेगा, तो भैया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई एक बार देखो तो, अरे टॉपर सो गए क्या, अरे सो गए क्या, सुना नहीं है? देखो एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजंस दैट मेक्स इंडिया सेकुलर स्टेट, आपको बताना है 2 प्रोविजन, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे 1 2 3 4, अकेले 4 प्रोविजन लिख के लाए हैं। क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन इस बार 5 मार्क्स में आ जाए, तो भैया ये आंसर आप लिख सकते हैं। मेरे भाई गोलू भैया का आपका बहुत चिंता, हमको हमारा विश्वास है ना, चिंता ना, विश्वास ही नहीं है आप पे, हमको विश्वास नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तो अपने से लिख पाएंगे। इसीलिए हम 4 यहाँ पे रीजन लेके आए हैं। देखो पहला क्या है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 में मिलता है, याद रखना आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या आप समझ सकते हैं आप, मतलब आर्टिकल का आर्टिकल क्या मेरे भाई, हमको अधिकार मिला हुआ है, गवर्नमेंट हमको अधिकार देती है। अच्छा गवर्नमेंट अधिकार क्यों देती है, व्हाई गवर्नमेंट गिव मी अ राइट्स, बिकॉज आई पे
टैक्सेस टू गवर्नमेंट। टैक्स का काम है पैसा, पैसा, मनी, मनी। कोई भी सरकार चलती है मनी से, कोई भी गवर्नमेंट शासन करता है मनी से, पैसा से। हमने सरकार को पैसा दिया है तो सरकार ने बदले में हमको राइट्स दिया हुआ है। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो भी मोदी जी का एरोप्लेन खरीदा हुआ है, जो भी हमारा फाइटर और क्या मेरे भाई प्राइवेट जेट खरीदा हुआ है, वो हमारे पैसा का है, उसका मालिक हम हैं, हमारे पैसा से खरीदा गया है। तो भैया अगर हमारे पैसा से खरीदा जाएगा और हम मोदी जी को पैसा देंगे तो मोदी जी भी तो हमको राइट देंगे, अधिकार देंगे कि नहीं देंगे? वो बात अलग है कि अपने जेट में बैठाए नहीं, वो बात अलग है। लेकिन तो कोई हमको क्या देगा भाई? राइट्स देगा। तो राइट्स कौन सा मिलता है मेरे भाई? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी कास्ट से आप क्यों नहीं हो, आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी रिलीजन का। नो स्टेट रिलीजन। देखो सेकुलर मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब होता है मेरे भाई कि सबके लिए एक समान। देखो सेकुलर का अगर इजी बात करें, सबसे अगर इजी समझने का आप काम करो सेकुलर का, तो मतलब होता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, किसी भी कास्ट के हो, आपके लिए कोई अलग से राइट्स नहीं बनेगा। आपके लिए एक समान अधिकार है, कानून में सबको एक समान अधिकार दिया हुआ है। अपने आप जो भी धर्म के हैं, आप धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, धर्म को आप प्रोफेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि इलीगल हो, जो कि देश के खिलाफ हो। इलीगल काम करिएगा तब रोक है, वरना कोई भी आप लीगल काम कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कभी भी हिंसा का बात नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप ये कहिए कि सारे मुसलमानों को मार दीजिए, सारे हिंदुओं को मार दीजिए, ये सब बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बात क्या मेरे भाई इलीगल है, देश के खिलाफ है। अच्छा, देश के खिलाफ क्यों है? कि भैया देश को सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, देश को टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स के दम पे हमारा सरकार चल रहा है, टैक्स के दम पे इकोनॉमिक चल रहा है, और टैक्स के ही दम पे हमारा लड़ाई होता है, वार होता है। क्योंकि भैया मनी बहुत जरूरी है। अगर आप लड़ाई करना चाहेंगे तो ही मनी जरूरी है, अगर आपको शासन चलाना तो ही मनी जरूरी है। नहीं, हर काम में आपको मनी चाहिए। मनी कहाँ से आता है मेरे भाई? टैक्स से आता है। तो हर एक बंदा यहाँ पे टैक्स दे रहा है, तो जो भी बंदा यहाँ पे टैक्स देगा सरकार उसका रक्षा जरूर करेगी, सरकार उसको राइट्स जरूर देगी। राइट्स डिसाइड नहीं करता कि आप किस धर्म से, याद रखना, बहुत ही प्यारा लाइन है ये, बहुत प्यारा लाइन है। राइट्स कैन नॉट डिसाइडेड ऑन रिलीजन, राइट्स डिसाइडेड ऑन मनी, राइट डिसाइडेड ऑन टैक्सेस। आप कितना टैक्स सरकार को दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सरकार आपको कितना राइट्स देगी। अरे भाई इस चीज को समझने में आपको समय लगेगा, हो सकता है समझने में आपको 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपके पास उतना माइंड नहीं है कि आप हर एक चीज को पूरा इंक्रीज और मैक्सिमम व्यू पे देख सकें। आपका आंख अभी छोटा है, जितना छोटा आंख रहेगा मेरे भाई उतना ही डिस्टेंस आपको दिखेगा। जब बड़े होंगे, जब आपका माइंड बढ़ेगा, जब आपका माइंड व्यू बढ़ेगा, जब ब्रेन बढ़ेगा, तब आपको ये चीज सारा समझ में आएगा। उसका क्या है मेरे भाई? सेकुलर स्टेट कैसे कर सकते हैं? तो इक्वल ट्रीटमेंट, हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि आर्टिकल 27 में, याद रखना, आर्टिकल 25 में भी तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि भैया किताब में आपको सेकुलर वर्ड जरूर मिला हुआ है। और सेकुलर वर्ड से रिलेटेड हमारा 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तीनों याद रखना। 25 में क्या मेरे भाई? तो हमको मिला हुआ है आजादी, हम किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, हम फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 27 मिला हुआ है कि नो सिटीजन इज कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग एनी पार्टिकुलर रिलीजन। यानी इंडिया में अगर आपको हिंदू प्रमोट करना है, मुसलमान प्रमोट करना है, उसके लिए आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोपोगेट करने के लिए आप पूरा फ्री है, पूरा टैक्सेस से आप फ्री है। देखो इसीलिए 25 में कहा गया है कि फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि कोई भी टैक्स आपसे अलग से नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 28 कहा गया है सेकुलर एजुकेशन एंड नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज अलाउड इन द गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें किसी भी धर्म का स्पेशल पढ़ाई नहीं कराया जाता है। आप किसी भी धर्म को स्पेशली पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सारे धर्म हमारे लिए इक्वल है, सारे धर्म हमारे इक्वल टैक्स पे कर रहा है, सारा धर्म के लोग हमारे इक्वल टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर टैक्स पे करेंगे इक्वली तो भैया राइट्स इक्वली मिलेगा। सरकार का ये हक है कि सबको एक बराबर अधिकार, सबको एक बराबर संरक्षण करे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर भी डाउट हो तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडिया। आप सुने होंगे इलेक्शन कमीशन होता है। हाल ही में चर्चा हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा वोट देने का सिस्टम है, जो वोट हम दिए थे उसको जारी नहीं कर सकता। हाल ही में आप सुने होंगे कि हमारे देश में बहुत बड़े नेता है जो कि ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप भी लगाए थे। किसी का आरोप लगाए थे आप समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्या पता कोई काल काट के उठ के रील्स डाल दे और भैया हमारे गल भी ईडी दिख जाए तो हम बोल नहीं सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि एक नेताजी थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया था। किस चीज का आरोप लगाया था?
तो वोट हमारा चोरी हो रहा है। बाकी आप अपने समझ सकते हैं, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, तो आप अपने से पढ़ सकते हैं। मेरा काम है क्वेश्चन को बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना मेरा 5 मार्क्स में है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी, इट रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। याद रखना ये डेट, अगर आपने ये डेट लिख दिया एग्जाम में, अगर ये डेट लिख दिया 1951 एक्ट के तहत, जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो अगर आपने ये लाइन लिख दिया तो हम देने गारंटी के जो एग्जामिनर्स है आपको 5 मार्क्स से 1 नंबर कम नहीं देगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि इट रिकॉग्नाइज पार्टीज एज अ नेशनल और स्टेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन करता है और नेशनल पार्टी बनाता है या फिर कोई भी स्टेट पार्टी बनाता है, वो इलेक्शन के परफॉर्मेंस के अनुसार बनाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन गिव द पार्टीज प्रिविलेज लाइक रिजर्व सिंबल्स एंड मीडिया एक्सेस। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देता है मेरे भाई, तो हर एक पार्टी का अपना सिंबल है। देखिएगा तो किसी पार्टी का सिंबल हमारा कमल है, किसी पार्टी का सिंबल हमारा पंजा हाथ है, किसी पार्टी का जो हमारा सिंबल है हाथी होता है, किसी पार्टी का हमारा सिंबल धनुष और तीर होता है। लेकिन अगर एक पार्टी हमारा कमल ले लिया है तो सेकेंड पार्टी, कोई भी इंडियन पार्टी कमल का प्रचार नहीं करेगा। प्रचार बोल रहे हैं, कमल का सिंबल यूज नहीं करेगा। कमल का सिंबल सिर्फ यूज होगा बीजेपी के लिए, पंजा का हमारा यूज होगा कांग्रेस के लिए, हाथी हमारा अलग चीज है, टोपी हमारा अलग चीज है, झाड़ू हमारा अलग चीज है। यानी कोई भी अगर सिंबल, एक सिंबल यूज कर रहा है कोई पार्टी, तो दूसरा पार्टी उसी सिंबल को यूज नहीं कर सकता। उसी कहते हैं मेरे भाई रिजर्वेशन प्रिविलेज लाइक रिजर्व सिंबल है। जो आपका सिंबल है वो रिजर्व है, जो सिंबल है दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तीसरा हमारा क्या यूज है मेरा, मीडिया एक्सेस। आपको मीडिया एक्सेस मिल जाता है अगर आप पार्टी है, किसी पार्टी के हो, आपको एक बराबर मीडिया का एक्सेस दिया जाएगा। जो मीडिया आपका एक बराबर बातों को रखेगा। वो बात हमारा हालांकि अलग है, वो बात अलग है कि मीडिया किसी एक पार्टी को प्रचार करने लगे, मीडिया किसी एक पार्टी को जाए, वो बात अलग है। लेकिन मीडिया के पास जो पार्टी है उनके पास पूरा हक है कि मीडिया का एक्सेस ले सकते हैं। प्रचार करना है पार्टी का तो मीडिया का यूज कर सकते हैं। फिर है कि इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। यानी वोट को ट्रांसपेरेंसी बनाने का काम किसका मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है मेरे भाई, वोट को, जो भी वोटिंग सिस्टम है उसको एक ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, एक बराबर सबके लिए अधिकार है। किसी एक पार्टी के समर्थन में वोट नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक बराबर हमारा वोट देने का अधिकार किसको मेरे, पीपल को है। पीपल को है, पीपल पीपल पीपल। जब वोट दे रहे हैं पीपल, तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि जो भी लोग वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को दे रहे हैं उस पार्टी को वोट मिले, दूसरे पार्टी को वोट नहीं मिले। वोट में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इसीलिए रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन करती है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट कहता है इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल थ्रू लीगल वे। लीगल वे से पॉलिटिक्स को सुधारना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, तो बिकॉज लॉ एलोन आर नॉट इनफ। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया आंसर लिखा हुआ है। अगर ये आंसर कोई बच्चा लिख के आता है, अगर आंसर आप लिख के आ रहे हैं, हम दे रहे हैं गारंटी की 75 प्लस आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर डेमोक्रेसी है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता 75 प्लस करने से। क्योंकि यहाँ पे कितना बढ़िया आंसर लिख के आपके लिए, कितना बढ़िया आंसर लेके आए हैं कि जो भी हमारा पॉलिटिक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल वे से नहीं सुधारा जा सकता है। क्या कारण है, पहला कारण है कि लॉज एलोन आर नॉट इनफ। लॉ अकेले इतना इनफ नहीं है, क्योंकि भैया कोई भी सरकार कोई भी नियम बना दे, लॉ बना दे, लॉ को फॉलो कौन कर रहा है, पीपल फॉलो कर रहे हैं। और पीपल अगर लॉ को नहीं माने, पीपल ही कहीं भी थूक दे रहा है पान खा के, पीपल बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, तो लॉ बना के आप क्या कर लोगे, डेमोक्रेसी कहां से लेके आ पाओगे, कहां से कोई हमारा सुधार कर पाओगे पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉज एलोन आर नॉट इनफ, यानी पॉलिटिशियंस ऑफन फाइंड लूपहोल्स और डिले implementation, so the legal measures do not ऑलवेज ब्रिंग रियल चेंज। जो ये पॉलिटिशियंस हैं वो लूपहोल खोजने का काम करते हैं। वो देखते हैं सोसाइटी में कहाँ लोग ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कौन सा ऐसा पेज है जहाँ पे हम बोले तो लोग हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारे बस में आ जाए। तो सारे पॉलिटिशियंस यही कवर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां से आप सोचना खत्म करते हैं, पॉलिटिक्स वहां से शुरू होता है। जहां से कॉमन पीपल का सोच हमारा खत्म होता है, वहां से पॉलिटिक्स हमारा शुरू होता है। ये बात बहुत आगे जाकर आपको समझ में आएगा। देखो फिर कहता है कि सोशल एटीट्यूड मैटर करता है कि समाज क्या चाहता है। Political reforms requires changes in the people awareness and value। जो भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है कि वो जो नियम आ रहा है, वो सुधार आ रहा है, उसको फॉलो करें, वरना कहां से फॉलो कर पाओगे। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन द पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल क्या है, लोगों का जो मन में लोगों का सोच है, वो सोच क्या है, लोगों का इच्छा क्या है, कि दोज इन द पावर मस्ट बी विलिंग टू फॉलो एंड इन्फोर्स रिफॉर्म्स। जो भी पावर में है, जो भी सत्ता में है, सबसे पहले तो उनके माइंड में ये बताना चाहिए कि हमको क्या सुधार करना है, हमको सुधार करना भी है या फिर सुधार नहीं करना। सबसे पहले तो उनके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि भैया लॉ बनाने का अधिकार उनके पास है, लॉ बनाने का जो विल है उनके पास है, तो उनका विल जरूर होना चाहिए ये नियम को सुधारने का, नियम को लेके आने का। फिर एक कम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज, प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन,
criminalization of politics and many powers are deeply rooted and cannot be solved by the legal provision alone। बोल रहा है कि जो भी हमारा इशू है उसको, जैसे हमारा करप्शन हो गया, जैसे पॉलिटिक्स में हमारा क्रिमिनल्स हो गए हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, मनी पावर हो गया, किसी को पैसा देके अगर आप वोट खरीद ले रहे हैं तो भैया अलग चीज है, वो इशू को खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। अच्छा आप बताओ, आप कैसे खत्म कर सकते हैं कि मान लो कोई हमारा एमपी है, कोई एमपी हाथ में पैसा लिए हुए बंडल में 100 करोड़ आ रहा है आपके पास और आपको 10,000 दे दिया है और फिर बोल रहा है कि आप हमको वोट दो। ये इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं भैया बताओ? इस रोकने कोई कोई लो बन सकता है? नहीं लो बन सकता है। ये डिपेंड करता है पीपल पे कि पीपल 10,000 रुपया लेके वोट किसको दे रहा है। 10,000 देने वालों को वोट दे रहा है, 10,000 लेके वो अपना डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, वो एजुकेशन के बारे में सोच रहा है। ये डिपेंड करता है पीपल के ऊपर। तो यही लिखा हुआ है कि इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इशू है। तो भैया ये बहुत ही ज्यादा डीप प्रॉब्लम है कि किसी भी पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स है उनको लो बना के खत्म नहीं किया जा सकता है। इस बात को समझो। डिपेंड करता है फॉलो करने वाले पीपल्स पे, डिपेंड करता है विल्स ऑफ पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं, लीडर्स के विल पे डिपेंड करता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। बोल रहा है कोई प्रेशर ग्रुप किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है। तो प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी बिकॉज दे रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे मान लो अगर कोई हमारा बिल आता है, कोई नियम आता है जो पीपल के खिलाफ है, तो पीपल क्या करेंगे भाई? उसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करके सरकार पे प्रेशर करेंगे कि इस चीज को चेंज करो। नहीं, वही बोल रहा है जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट होता है, वो अपना इंटरेस्ट बताता है, सरकार को अपना इंटरेस्ट बताता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है और आपको कैसा नियम लेके आना चाहिए। दे स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस अमंग द सिटीजन। जो भी हमारा मूवमेंट होगा, अगर लार्ज स्केल पे मूवमेंट होता है कोई, तो जो लोग हैं उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं, लोग उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारा मूवमेंट है बहुत जरूरी है। जो मूवमेंट है हमारा, इसलिए डेमोक्रेसी में आपको फ्री दिया हुआ है कि आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर इलीगल काम नहीं होना चाहिए, लीगल काम के लिए फ्री में करना था। मालूम चले कि हम चोरी किए हुए हैं और चोरी के लिए झंडा उठा के चल रहे हैं रोड पे कि चोरी करना लीगल कर दो, भैया इलीगल चीज है ये। हमारा क्या इलीगल है? किसी का सामान चुराना हमारा इलीगल, तो उसके लिए काम नहीं होना चाहिए। हाँ, लीगल वे में अगर आप लीगली सही है तो आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप प्रेशर दे सकते हैं, सरकार पे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। दे होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जो हमारा प्रेशर ग्रुप मूवमेंट होता है वो सरकार को जवाबदेही बनाता है। सरकार जवाब देता है कि हम ये जो नियम है वो नियम क्यों लेके आए, हम ये पार्टी के क्यों खिलाफ गए, हम इस नियम को क्यों लागू किए। सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। उसके बाद डिमांड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रखता है। दे इन्फ्लुएंस पॉलिसीज टू रिफ्लेक्ट पीपल्स नीड। क्या करता है मेरा प्रेशर ग्रुप? जो भी मूवमेंट क्या होता है मेरा भाई? पीपल के लिए है। जब पीपल के लिए और पीपल के द्वारा मूवमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना बात रख पाएंगे। उसका दे प्रोवाइड पीसफुली मींस ऑफ द एक्सप्रेसिंग डिसेंट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, केस स्टडी क्वेश्चन। यहाँ शुरू होता है मेरे भाई केस स्टडी क्वेश्चंस। बोले थे ना कि इसी वीडियो में आपको केस स्टडी भी मिलेगा, इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसी वीडियो में आपको क्वेश्चंस एंड आंसर मिलेगा। तो भैया इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको बताया गया लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट मतलब अगर बात करें आप लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो पंचायत सिस्टम। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है मेरे? पंचायत होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत। पंचायत में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका क्या काम है, उनका रोल क्या है? देखो यहाँ पे रोल लिखा हुआ है, दे डिपेंड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट। जो भी हमारा पंचायत में, आपको पता होगा कि पंचायत में एक पंच चुना जाता है। पंच क्या करता है मेरे भाई? कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट यानी एकदम लैंड पे, जमीन पे ले जाता है। लेकिन जो पंचायत का पंच है, जो भी पीपल हमारा ग्रास रूट यानी जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीन पे है, उन्हीं पीपल को तो पता होगा कि हमारे लिए कहाँ मनी लगना चाहिए, यानी हमारे लिए जो पैसा है वो पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए। पैसा कहाँ खर्चा होगा ये कौन डिसाइड करेगा हमारे? पीपल। अच्छा पीपल कौन? जो कि उस जगह पे रह रहे हैं, यानी किसी प्लेस पे रहने वाले जो लोग हैं, वही जो लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए। वही लोग अच्छा से अपने सोसाइटी को जान पाते हैं। जो भी सोसाइटी से जुड़ा हुआ इंसान है वही तो बताएगा कि सोसाइटी में पैसा कहाँ खर्चा होना है, कहाँ नली है, उस नली को कैसे भरना है, कहाँ रोड बनवाना है, वही जानता है जो वहां पे रह रहा है। इसलिए पंचायत क्या है मेरे भाई? हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन है। यानी यही बोल रहा है कि जो पंचायत होता है क्या करता है? डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे लेके आता है, रिप्रेजेंट द लोकल पीपल एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग फॉर द विलेज डेवलपमेंट। यानी गांव का विकास होना चाहिए। विलेज से टाउन बनता है, टाउन से सिटी बनता है, सिटी से नेशन बनता है। यानी हमारा नेशन डिपेंड करता है किस पे? विलेज पे। यानी विलेज डेवलपमेंट पे काम करता है। विलेज डेवलपमेंट कौन करेगा? जो वहां पे रहने वाला लोग है, जो वहां पे रह रहा है उसी में से एक पंच चुना जाता है, वही पंच डिसाइड करता है कि कहाँ नली बनेगा, कहाँ रोड बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है, इसको चेंज कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे कि इन व्हाट वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस
एंड फॉर लोकल गवर्नमेंट। बोल रहा है कि जो हमारे वुमेन्स हैं, वुमेन्स का जो हमारा पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, उसमें क्या रोल है। तो भैया जाहिर सी बात है, जो भी वुमेन्स होंगी, अब अभी आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स अगर पार्टिसिपेट करती हैं किसमें भाई, गवर्नमेंट, तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इंक्रीज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड वॉइस इन गवर्नेंस। बहुत जरूरी है क्योंकि भैया इंडिया में कहीं ना कहीं वुमेन भी टैक्स देती हैं। जो भी टैक्स देगा, अभी आपको बात बोले थे, जो भी टैक्स देगा राइट्स उसी को मिलेंगे। तो अगर वुमेन्स राइट दे रही हैं, वोट दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट में कुछ सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो वुमेन्स का प्रॉब्लम है वो वुमेन्स ही समझ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव का होना पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, को भी एजुकेटेड वुमेन्स होनी चाहिए, नहीं कि कोई भी फालतू फालतू में उसको पार्लियामेंट पर पहुंचा दो, उसका काम कुछ हो, उसको बुझाइए मेरा काम क्या करना है। It increased women participation and the voice in the governance, making democracy more inclusive। डेमोक्रेसी को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि वुमेन्स पार्टिसिपेट लें किसमें, गवर्नमेंट में। थर्ड क्वेश्चन कहता है आपसे कि व्हाट हैपेंस, देखो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मीन इम्पैक्ट ऑफ द ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल गवर्नमेंट ऑन द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, एनालाइज एनी टू इम्पैक्ट। आपको बताना है कि जो भी डेमोक्रेटिक लैंडस्केप है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या स्टेटस है। आपको बताना है, देखो स्ट्रेंथ। अच्छा, अब बताओ कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी पंचायत बना हुआ है, पंचायत का काम क्या है। पंचायत का काम ये है कि ये ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी को लेके जाए, एक ग्रास रूट पर लोगों को समझे, क्योंकि ये लोगों को वही समझता है जो लोगों के बीच में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर गांव के लोगों को समझना है तो गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, गांव में एक पंच होना चाहिए, ये काम करेगा। तो स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग लोकल बॉडी, लोकल बॉडीज को भी सरकार में मिलाकर, लोकल बॉडी जो बात सरकार में रख के आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को ऊपर ले जा रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन स्पेशली ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड वुमेन्स, यानी जो भी हमारा ग्रुप्स है, जो भी वुमेन्स है, उस वुमेन्स के लिए भी हमारा नियम बनना चाहिए, उस वुमेन के लिए भी अधिकार होना चाहिए, उस वुमेन के लिए बजट होना चाहिए। उस वुमेन्स का भी अधिकार उतना ही बनता है जितना मेंस का बनता है किसमें, डेमोक्रेसी में। इसलिए कहता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फ्रॉम द ऑल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है सभी गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उस सबसे बेहतर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी में आप बात करते हैं पुअर पीपल का, आप बात करते हैं मेंस का, आप बात करते हैं वुमेन्स का, आप बात करते हैं लोकल बॉडीज का, आप बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट का, आप बात करते हैं म्युनिसिपल का, म्युनिसिपल पार्टीज का। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जी आपके सामने ये रहा, केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसको इजीली पढ़ लेना। ये क्या मेरे भाई, डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आराम से पढ़िए आप। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी, और इसका आंसर आपको इसी मिलेगा। अगर यहाँ पे पढ़ो तो लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा, यहाँ पे पढ़िएगा, देखो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द away from central and state governments and given to the local government, this is called decentralization। यानी अगर जो पावर है, पावर को सेंटर से ले लिए, पावर को सेंटर से ले लो, एक सेकेंड, पावर को, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, पावर को आप सेंटर से ले लीजिए, पावर को स्टेट से ले लीजिए, और दोनों को दे दीजिए किसको, लोकल गवर्नमेंट को। लोकल जहाँ पे रोक आने वाले पंच बना दो, पंचायत बना दो, उसी का कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और अभी आपने इससे पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन का यूज, आपने पढ़ा था पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में आपने जाना। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिसेंट्रलाइजेशन कि सेंटर से पावर को उठाओ, प्लस स्टेट से पावर को उठाओ, उसको दे दो लोकल गवर्नमेंट को, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन जो डेमोक्रेसी होता है उसमें बहुत प्यारा रोल अपनाता है, बहुत प्यारा रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हमारा इक्वली काम कर रहा है। जो गवर्नमेंट है वो ग्रास रूट पे भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज पे काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट है वो जो पीपल बैठे हुए हैं गांव में उनके लिए भी काम कर रहा है। उसका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस तो आपने यहाँ पे पढ़ा भी था, इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी था। देखो यहाँ पूरा हमारा इसी का तो यूज है, ये पूरा इसी का तो यूज है, तो आप यहाँ से आराम से इजीली क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एनी टू स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, तो अगर आप गौर से पढ़िएगा तो इसका आंसर इसी में दिया हुआ है। यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। कहाँ गया यो, कहाँ गया, ओहो, ले हाईलाइटर और कहाँ गया जी, हाइलाइटर, हाइलाइटर कहाँ है, देखो यहाँ से पढ़ो। यहाँ से लिखा हुआ है कि पंचायत इन विलेज, विलेज में पंचायत बनाया हुआ है, म्युनिसिपैलिटीज
इन अर्बन एरियाज वी आर सेट अप इन ऑल स्टेट। इसको कहते हैं मेरे भाई स्टेप्स लेना, इसको कहते हैं स्टेप्स। यानी आप आंसर में, आप इजिली आंसर में लिख सकते हैं कि जो भी गांव है, गांव में सरकार ने तो बना दिया है पंचायत। क्या बनाया मेरे भाई? पंचायत। यानी आप देखिएगा तो विलेज में बना हुआ है पंचायत, और सिटीज में क्या बना हुआ है मेरे भाई? म्युनिसिपलिटीज बना हुआ है। क्यों? ताकि पावर है वो पावर यूनियन और स्टेट से हट के डिसेंट्रलाइज हो सके, पावर हमारा गांव और सिटी में बढ़ सके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये शुरू हो गया आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी हम दे रहे हैं गारंटी की सर पूरा पेपर में 70 प्लस क्वेश्चंस आपको मेरे स्क्रीन से दिखेंगे। इसी सब क्वेश्चन में से 70 प्लस क्वेश्चन होगा। आप देखो अच्छा क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इजीली इजीली और आराम से, ओहो कहाँ गया इजीली और, रुको 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 एक सेकंड इसको चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। इजीली हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following are the main component of political party? Political party का मेन कंपोनेंट क्या होता है? लीडर्स बनाना, एक्टिव मेंबर्स बनाना, फॉलोअर्स बनाना, या फिर प्रेशर ग्रुप्स बनाना। आप बताइए पॉलिटिकल पार्टी का मेन कंपोनेंट क्या है? इसका आंसर आप लोग को देना है कहाँ मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि इतना चैप्टर पढ़ने के बाद अब तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। या बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी का मेन कंपोनेंट क्या है? ये आपके पास चारों ऑप्शन है, इजीली आप ऑप्शन पढ़ो और कमेंट बॉक्स में बताना। फिर भी डाउट है तो भैया कमेंट कर देना, आपको आंसर जरूर बता देंगे। फिर कहता है Which one of the following countries has a टू पार्टी सिस्टम? दो पार्टी सिस्टम किसके पास है? तो ये आपको आंसर नहीं पता होगा, तो इसका आंसर है मेरे भाई यूके। यूके के पास दो पार्टी सिस्टम चलता है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद है व्हाट रोल डू चेक्स एंड द बैलेंस प्ले इन द डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री में चेक्स एंड बैलेंस का क्या काम है? चूज द मोर सुटेबल ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सुटेबल है। पहला ऑप्शन है टू establish the direct form of government without representative, to create a separation of power to prevent the authoritarianism, to prevent any change to the constitution, to ensure absolute power of for the one branch of government। आपको बताना है इसमें से चेक्स एंड बैलेंस क्या करता है। तो चेक्स एंड बैलेंस क्या करता है मेरे भाई? टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो 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 ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट प्रिवेंट द चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओहो ये भी काम नहीं करता है। फिर टू इंश्योर एब्सोल्यूट पावर, ये भी नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द बिलीव्स इन एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्विलिटी ऑफ वुमेन्स। तो भैया वुमेन्स का सोशल इक्विलिटी का बात करें तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीड the given statement, India has no official religion or all communities have a freedom to profess and practice any religion in the India। देखो कौन सा इसमें से होगा? तो which one of the following statement। अच्छा ये किस लिए था? अब अभी हमने बताया था एक वर्ड सेकुलर। सेकुलर में क्या बताया कि इंडिया के पास अपना कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया के लिए हर धर्म हमारा एक बराबर। और सेकुलर बताइए, बताते हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स है। तो एक हमारा 25, एक 27 और एक 28 किसका बात करता है? सेकुलर का बात करता है। इसमें कौन सा वर्ड हो जाएगा? सेकुलर हमारा सही ऑप्शन है। क्या भाई? सेकुलर सही ऑप्शन है। फिर आता है नेक्स्ट में कि माई द कॉलम यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट में बताना है। देखो यूनियन लिस्ट क्या होता है? जो कि हमारा सेंटर के अंदर आता है। देखो यानी सब्जेक्ट अंडर जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर, सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट जो कि हमारा स्टेट के लिए आता है। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट जिसमें दोनों बना सकते हैं, यानी दोनों का काम क्या है मेरे? ओहो सॉरी 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 सॉरी, देखो 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 मिस्टेक हो गया मिस्टेक हो गया मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। यूनियन लिस्ट किसके लिए आता है मेरे? सेंटर के लिए। यानी लीगली यूनिफॉर्मली सेंटर गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट, यानी ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट हमारा आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट आता है दोनों के पास, यानी सब्जेक्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, यानी ये इसका आंसर है। और जुडिशरी सब्जेक्ट कितना है मेरे? तो सेंटर्स गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन द न्यू सब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर है? तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग पे क्या बात कर सकते हैं आप? तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी तो आपको आंसर एकदम इजीली होगा। ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि पावर शेयरिंग का आपका क्या विचार है। कोई ये तो एकदम इसी होगा कि डिफेंस डेमोक्रेसी टू हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ये सब तो भैया एकदम इजीली आपके लिए आप इजीली बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। कंटेम्पररी वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कौन सा हमारा गवर्नमेंट है? तो भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे बात करता है मेरे भाई? पुअर पीपल के लिए। किसके लिए काम करता है मेरे भाई? विलेज का काम करता है। किसके लिए काम करता है? वुमेन का काम करता है। डेमोक्रेसी सबके लिए इक्वल का बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां है सर्टन और रीजन पे। देखो सर्टन है कि वुमेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज एग्रीगेटेड फॉर द इक्वल राइट्स। फिर दिया हुआ है इसका रीजन कि वुमेन्स मूवमेंट एम टू एट इक्वलिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। दोनों हमारा सही है, यानी बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सर्टन रीजन पे है कि इलेक्शन आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एकदम सही है। फिर बोला कि इलेक्शंस एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एकदम सही है, दोनों हमारा सही है। बोथ एंड ट्रू आर सही, इन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफेंस। डिफेंस हमारा किसके लिस्ट में है मेरे भाई? डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में। पुलिस किस में आता है? तो ये आता है स्टेट लिस्ट में। मैरिज किस में आता है मेरे भाई? तो मैरिज आता है मेरे भाई कॉन्करेंट लिस्ट पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। ये हमारा हो गया ऑप्शन। अब आप ऑप्शन आते हैं, पहला का ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? सेकंड। पहला में सेकंड यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे हैं भाई? वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। और आपको जैसा बताए थे कि इन द एंड सबको हैप्पी एंडिंग चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी बोर्ड में एसएसटी के एग्जाम के दिन हैप्पी एंडिंग मिलेगा। और उस हैप्पी एंडिंग में ये जो लेक्चर है बहुत ही प्यारा रोल अपनाएगा, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं कि पॉलिटी में, खासकर पॉलिटी में सारा क्वेश्चन यहीं से होगा। चाहे केस बेस्ड बात कर लो, चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव बात कर लो, क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से हम ये लेके आए हैं सारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, आप एकदम चेहरे पे स्माइल कर रहे होंगे। ठीक है ना? वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।